हेलो गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर यश। आज अपन पढ़ेंगे हाइपरकेलेमिया के बारे में। हाइपरकेलेमिया क्या है? इट इज़ एन इमरजेंसी कंडीशन। क्या है? इमरजेंसी कंडीशन है और ये मोर डेंजरस होता है देन हाइपोकेलेमिया। हाइपोकेलेमिया से ज़्यादा डेंजरस होता है कौन? हाइपरकेलेमिया। समझ में आ रहा है? एक तो ये याद रखना, इट इज़ एन इमरजेंसी कंडीशन एंड इट इज़ मोर डेंजरस देन हाइपोकेलेमिया। अभी डेंजरस क्यों है? क्योंकि इट कैन कॉज डेंजरस अरिथमिया। अरिथमिया कर सकता है डेंजरस, जिससे पेशेंट की डेथ हो सकती है। समझ में आ रही है? और नॉर्मल लेवल कितना होता है पोटेशियम का? 3.5 टू 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और ये मोस्ट कॉमनली किसकी वजह से होता है? जब तक अपन को पता नहीं हो, तो जब तक अपन को ये मान के चलना है कि रीनल फेलियर की वजह से है, क्योंकि मोस्ट कॉमन कॉज कौन होता है हाइपरकेलेमिया का? रीनल फेलियर। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि अपन को जब तक पता नहीं है, जब तक यही मानना है कि रीनल फेलियर है? क्योंकि अपने वार्ड के अंदर बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके डायलिसिस हो रहे होते हैं, मतलब डायलिसिस के लिए भर्ती होते हैं अपने वार्ड के अंदर, है ना। और अपन को ये ध्यान में रखना है कि पेशेंट कभी भी हाइपरकेलेमिया के अंदर जा सकता है, क्योंकि वो रीनल फेलियर की कंडीशन के अंदर है, तभी वो वार्ड के अंदर एडमिट हुआ है। किसके लिए? डायलिसिस के लिए। अगर आपने इग्नोर कर दिया उस डायलिसिस के पेशेंट को और उसके इलेक्ट्रोलाइट पे आपने ध्यान नहीं दिया और पोटेशियम हाई हो गया और उस अरिथमिया के अंदर मर गया, तो डेंजरस हो सकता है। तो अपन को ये ध्यान रखना है कि जब तक अपन को पता नहीं हो, जब तक अपन को ये मान के चलना है कि हाइपरकेलेमिया किससे होता है? रीनल फेलियर की वजह से। समझ में आ रही है ना? जब तक अपन को यही सोचना है कि रीनल फेलियर की वजह से मोस्ट कॉमनली हाइपरकेलेमिया होता है। और भी कई सारे कोज है, लेकिन मोस्ट कॉमन कोज क्या है? रीनल फेलियर। तो जब भी आपके पास वार्ड में पेशेंट आए क्रोनिक किडनी इंजरी या एक्यूट रीनल फेलियर का, सीकेडी, एकेआई, जो भी पेशेंट आए आपके पास, आपको ध्यान में रखना है कि पेशेंट कभी भी किस में जा सकता है? हाइपरकेलेमिया के अंदर। और अगर आपने उसको इग्नोर कर दिया तो पेशेंट की क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है अरिथमिया की वजह से, है ना। तो हाइपरकेलेमिया से कभी भी डेथ हो सकती है पेशेंट की, है ना। तो अपन को जो भी पेशेंट वार्ड के अंदर भर्ती हो या एडमिट हो, जिसके सीकेडी है या एकेआई है, तो अपन को ये ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस नहीं होना चाहिए, पोटेशियम ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा हाई हो गया तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। किससे? अरिथमियास की वजह से। डेंजरस अरिथमिया प्रेसिपिटेट हो सकते हैं कभी भी। वी शुड नो दैट पोटेशियम इट इज एन इंट्रासेलुलर आयन। इसका क्या मतलब है? पोटेशियम, ये हो गया सेल और ये हो गया ब्लड। ब्लड के अंदर या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कौन सा आयन ज्यादा होता है? सोडियम। और सेल के अंदर कौन सा आयन ज्यादा होता है? पोटेशियम। ये याद रखना है, सेल के अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है इंट्रासेलुलरली, यानी कि सेल के अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है। और एक्स्ट्रा सेलुलरली, जो सेल के बाहर जो फ्लूइड है, उसमें पोटेशियम कौन ज्यादा होता है? सोडियम ज्यादा होता है और पोटेशियम कम होता है। और सेल के अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है और सोडियम कम होता है। ये क्यों होता है? ये होता है ड्यू टू सोडियम पोटेशियम पंप। समझ में आ रही है? अब मान लो आपको पता लग गया कि पेशेंट को हाइपरकेलेमिया है, आपने जांच कराई और आपको पता लग गया कि पेशेंट को हाइपरकेलेमिया है, तो आप क्या करोगे? उसका सबसे पहले यूरिन पोटेशियम लेवल चेक करोगे। स्पॉट स्पॉट यूरिन पोटेशियम चेक करोगे। उसका वहां पे ही यूरिन सैंपल लोगे आप और उस यूरिन सैंपल को पोटेशियम लेवल के लिए भेज दोगे। अगर वो 40 मिली इक्विवेलेंट से अबाव आया, यानी कि 40 मिली इक्विवेलेंट से ज्यादा आया, ये सजेस्ट करता है कि इंटैक्ट रीनल एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म, कि उसका जो एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म है रीनल, वो काम कर रहा है, यानी कि किडनी इंटैक्ट है, किडनी काम कर रही है। यानी कि हाइपरकेलेमिया ना तो सीकेडी की वजह से है, ना एकेआई की वजह से है, यानी कि कोई रीनल कोज नहीं है उसका। किसका? हाइपरकेलेमिया, यानी कि कोई अदर कोज है। तो अगर आपके पास हाइपरकेलेमिया का पेशेंट आए, आपने उसकी जांच कराई, उसका लेवल आ रहा है 5 मिली इक्विवेलेंट से ज्यादा या 6 मिली इक्विवेलेंट आ रहा है, जैसे मान लो 6 मिली इक्विवेलेंट या 6.5 मिली इक्विवेलेंट, फिर आपने उसका यूरिन स्पॉट पोटेशियम लेवल चेक कराया और वो आया 40 मिली इक्विवेलेंट से ज्यादा, वो सजेस्ट कर रहा है कि उसका जो रीनल सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, उसके अंदर कोई खराबी नहीं है। तो इसका मतलब जो हाइपरकेलेमिया है वो रीनल कोज की वजह से नहीं है। समझ में आ रही है ना? तो वो एकेआई है ना सीकेडी है, यानी कि कोई और कोज है। अब अपन देखते हैं अलग अलग कोज किसके हाइपरकेलेमिया के। अब कोजेज ऑफ हाइपरकेलेमिया क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पहला कोज देखेंगे अपन, डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम।
डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम का क्या मतलब है कि यानी कि पोटेशियम बॉडी से बाहर नहीं निकल रहा और एक्यूमुलेट होता जा रहा है बॉडी के अंदर, यानी कि पोटेशियम का बाहर निकलने का मैकेनिज्म खराब हो गया है। समझ में आ रही है? तो डिक्रीज हो रहा है एक्सक्रीशन किसका? पोटेशियम का। पहला कोज ये देखते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे कोज है कि जिसकी वजह से पोटेशियम बॉडी से बाहर नहीं निकल रहा है। इसके बहुत सारे कोज और वो बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा है। कौन कौन से हो सकते हैं? तो नॉर्मली अपन को ये पता है सबको कि मान लो किडनी खराब है पेशेंट की, यानी कि पेशेंट की किडनी काम करना बंद कर दी, यानी कि रीनल फेलियर हो गया, तो फिर वो पोटेशियम बॉडी के बाहर नहीं निकलेगा। पोटेशियम बॉडी के बाहर नहीं निकलेगा तो वो एक्यूमुलेट हो जाएगा और हाइपरकैलेमिया, यानी कि वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा बॉडी से। तो एक्सक्रीट आउट कब नहीं होगा? या तो रीनल के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, यानी कि किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, जैसे एक्यूट किडनी इंजरी, जैसे मान लो पेशेंट को एक्यूट किडनी इंजरी है उससे हो जाए, या सीकेडी या एनी रीनल इनसफिशियंसी, मतलब किडनी काम करना बंद कर रही है जिस कंडीशन में वो पोटेशियम को बाहर नहीं निकाल पा रही। समझ में आ रहा है? किडनी का ये काम होता है कि इलेक्ट्रोलाइट से डील करना है, तो फिर पोटेशियम एक्यूमुलेट होता जाएगा बॉडी के अंदर। तो एक हो गया रीनल कोज। एक हो गया मान लो किडनी काम कर रही है लेकिन जो हार्मोन है, समझ में आ रही है? तो रीनल कोज हो गया। एक हो सकता है मान लो एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या होता है? ये हार्मोन है। अब एल्डोस्टेरोन का क्या फंक्शन होता है? मान लो एल्डोस्टेरोन कम हो गया, समझ में आ रही है? अब मान लो हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म है, तो हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म का मतलब क्या है कि एल्डोस्टेरोन है वो कम है। समझ में आ रही है? एल्डोस्टेरोन का फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या होता है? एक तो कहां से निकलता है? जोना ग्लोमेरुलोसा, यहां से ये रिलीज होता है। और ये कहां पे होता है? जोना ग्लोमेरुलोसा एड्रिनल कोर्टेक्स में। और इसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है? इंक्रीज सोडियम एब्जॉर्प्शन और क्लोराइड एंड वाटर, और पोटेशियम का और H+ आयन का एक्सक्रीशन कराता है ये। समझ में आ रही है? तो एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा है? एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकल रहा है, सोडियम और क्लोराइड का एब्जॉर्प्शन करा रहा है और साथ में वाटर का भी एब्जॉर्प्शन करा रहा है, और पोटेशियम और H+ आयन का एक्सक्रीशन करा रहा है कौन? एल्डोस्टेरोन। अब मान लो कम हो गया तो इनका एक्सक्रीशन कम हो जाएगा, किसका? पोटेशियम और H+ आयन का, और ये एक्यूमुलेट होते जाएंगे। अब ये एक्यूमुलेट हो रहे हैं तो इसकी दो कंडीशन हो सकती है एल्डोस्टेरोन कम होने की। अब उसको समझने के लिए अपन एक फ्लो चार्ट समझेंगे। पहले एल्डोस्टेरोन और एंजियोटेंसिन का क्या रिलेशन होता है। देखो एंजियोटेंसिन ओजन आता है पहले लीवर से और एडिपोस टिश्यू से, है ना? फिर वहां किडनी के अंदर से आता है रेनिन। किडनी के अंदर से कौन आ रहा है? रेनिन। और ये एंजियोटेंसिन ओजन आ रहा है लीवर से, किडनी से आ रहा है रेनिन। फिर रेनिन जाके कन्वर्ट कर रहा है एंजियोटेंसिन ओजन को एंजियोटेंसिन 1 के अंदर। फिर लंग से आ रहा है एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम, जो कन्वर्ट कर रहा है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में। और एंजियोटेंसिन 2 क्या कर रहा है? एड्रिनल कोर्टेक्स में जा रहा है। एड्रिनल कोर्टेक्स में इसके रिसेप्टर है एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर, उनको एक्टिवेट कर रहा है जाके कि एल्डोस्टेरोन रिलीज करो। कहां से? जोना ग्लोमेरुलोसा से, जो एड्रिनल कोर्टेक्स में है। अब एल्डोस्टेरोन जाएगा कहां पे? किडनी में। किडनी में वो कहां एक्ट करेगा? नेफ्रॉन के अंदर, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट में, यहां पर जाके एक्ट करता है नेफ्रॉन के अंदर जो किडनी के अंदर होते हैं। और वहां पे कौन से सेल होते हैं? पी सेल। पी सेल के ऊपर एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर होते हैं। और मैंने काम बता ही दिया एल्डोस्टेरोन का कि वो क्या करता है? सोडियम और वाटर का एब्जॉर्प्शन कराता है और पोटेशियम और H+ आयन को बाहर निकालता है। समझ में आ रही है? अब मान लो अलग अलग कंडीशन हो सकती है जिसमें एल्डोस्टेरोन कम हो, वो कंडीशन देखते हैं। एक कंडीशन ये हो सकती है, मान लो रेनिन जो एंजियोटेंसिन ओजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर रहा है वही एब्सेंट हो, यानी कि वही रिलीज नहीं हो रहा।
और इसको रिलीज होने से कौन रोक सकता है? एनएसएड्स। एनएसएड्स हो गई, डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो जाए, मान लो डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो जाएगी तो किडनी डैमेज हो जाएगी उसमें, तो रेनिन रिलीज नहीं होगा। और क्या हो सकता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स इनहिबिटर्स, ये भी क्या करेंगे? रेनिन के रिलीज को इनहिबिट करेंगे। जब रेनिन ही नहीं आएगा तो एंजियोटेंसिन नोजन एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट नहीं होगा और ये प्रोसेस यहीं रुक जाएगी। और फिर एल्डोस्टेरोन रिलीज नहीं होगा तो सोडियम पोटेशियम इम्बैलेंस हो जाएगा, तो हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। और क्या हो सकता है? मान लो एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर दे, एसीआई इनहिबिटर्स। क्या है? एसीई इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम इनहिबिटर्स। और ये बहुत कॉमनली यूज होती है किसमें? ब्लड प्रेशर कंट्रोल में। और इनके नाम क्या होते हैं? कैप्टोप्रिल, प्रिल आता है आखिरी में, कैप्टोप्रिल, इनाराप्रिल, लिजेनोप्रिल, प्रिल आएगा आखिरी में। समझ में आ रही है? और एक क्या हो सकता है? एआरबी, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर इनहिबिटर, जहां पर ये एंजियोटेंसिन 2 जाके बाइंड कर रहा है और एल्डोस्टेरोन को रिलीज करा रहा है। भाई एंजियोटेंसिन 2 जाके बाइंड कर रहा है जोना ग्लोमेरुलोसा में, और वहां पर जाके बाइंड करके एल्डोस्टेरोन का रिलीज करवा रहा है। अब मान लो अपन इस एंजियोटेंसिन के रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर दे, एआरबी, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, एआरबी, जो एंजियोटेंसिन जहां पर बाइंड करेगा फिर एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा, कहां से? जोना ग्लोमेरुलोसा से। वहां पर जाके अपन इस रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर दे तो एल्डोस्टेरोन फिर नहीं रिलीज होगा और फिर क्या हो जाएगा? हाइपरकैलेमिया। तो दो कंडीशन पढ़ ली अपन ने, एक तो इसको इनहिबिट कर दे या एआरबी दे दे। लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है? रेनिन तो रिलीज हो रहा है इन कंडीशन में। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं हो रहा, एसी इनहिबिटर, यानी कि रेनिन नॉर्मल है, रेनिन का लेवल नॉर्मल है। केवल प्रॉब्लम कहाँ है? कन्वर्ट नहीं हो रहा, क्योंकि अपन ने इनहिबिटर दे दिया, एसी ही इनहिबिटर्स। तो इसके अंदर रेनिन का लेवल नॉर्मल है या हाई है? समझ में आ रहा है? हाइपर रेनिनिमिक हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म, यानी कि रेनिन का लेवल या तो नॉर्मल है या ज्यादा है, लेकिन फिर भी एल्डोस्टेरोन रिलीज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अपन ने इस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया। और एक कंडीशन आ गई जिसमें रेनिन ही नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपोरेनिमिक, यानी कि रेनिन भी हाइपो है यानी कि कम है, और साथ में एल्डोस्टेरोन भी कम है, हाइपोरेनिमिक हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म। समझ में आ गया? तो हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म पढ़ा अपन ने, उसके अंदर दो कोर्स पढ़े, एक तो हाइपोरेनिमिक यानी कि रेनिन ही रिलीज नहीं हो रहा, जो रेनिन ही रिलीज नहीं होगा तो एल्डोस्टेरोन भी रिलीज नहीं होगा, तो रेनिन क्या है? लो है, और फिर एल्डोस्टेरोन भी लो है। अब उसका कोर्स बताया था मैंने, जो रेनिन के रिलीज को रोकता है। कौन कौन हो गया? एनएसएड्स, यानी कि रेनिन को रिलीज नहीं होने देंगे। रेनिन रिलीज नहीं होगा तो एल्डोस्टेरोन भी रिलीज नहीं होगा, क्योंकि ये रास मैकेनिज्म होता है, अपन को पता है, रास एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो रेनिन एब्सेंट हो गया तो ये रिलीज नहीं होंगे सारे। डायबिटिक मेलाइटस यानी कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी, बीटा ब्लॉकर्स हो गए। समझ में आ रही है? अब आ गया नॉन हाइपोरेनिमिक हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म, यानी कि इसके अंदर रेनिन तो रिलीज हो रहा है, समझ में आ रही है, लेकिन फिर भी एल्डोस्टेरोन रिलीज नहीं हो रहा। तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है? एक तो मान लो एड्रिनल ग्लैंड से, जहां से एल्डोस्टेरोन रिलीज हो रहा है। एल्डोस्टेरोन कहां से रिलीज हो रहा है? एड्रिनल कोर्टेक्स से, और वो भी कहां से? जोना ग्लोमेरुलोसा से। समझ में आ रही है? अब मान लो एड्रिनल ग्लैंड ही खराब है, यानी कि एड्रिनल इनसफिशियंसी, एड्रिनल ग्लैंड काम नहीं कर रहा। अब वो कंडीशन कौन सी हो सकती है? एड्रिनल इनसफिशियंसी, एड्रिनल डिजीज, यानी कि एडिशन डिजीज, एडिशन डिजीज, एड्रिनल इनसफिशियंसी, यानी एड्रिनल ग्लैंड काम ही नहीं कर रहा है, रेनिन रिलीज हो रहा है, रेनिन स्टिमुलेट तो कर रहा है लेकिन फिर भी काम नहीं कर रहा। कौन? एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड काम नहीं कर रहा है, एडिशन डिजीज। एसी इनहिबिटर्स, मैंने अभी बताया था, एसी इनहिबिटर्स। एआरबी, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, जहां पर एंजियोटेंसिन काम करेगा, एल्डोस्टेरोन को रिलीज कराएगा, वहां पर जो रिसेप्टर है उसको ब्लॉक कर देंगे अपन। एंजियोटेंसिन 2 जहां पर बाइंड करेगा उस रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर दिया, तो फिर रेनिन रिलीज ही नहीं होगा। तो रेनिन का लेवल तो नॉर्मल है, यानी कि नॉन हाइपोरेनिमिक, या तो रेनिन का लेवल नॉर्मल है या हाई है, फिर भी हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म है। क्यों है? क्योंकि रेनिन तो निकल रहा है,
लेकिन एल्डोस्टेरोन नहीं निकल पा रहा क्योंकि अलग अलग जगह पे प्रॉब्लम है। एक हो गया कीटोकोनाजोल और हिपेरिन, ये भी क्या करेंगे, इनिबिट कर देंगे रेनिन की रिलीज को। रेनिन की रिलीज को नहीं, रेनिन तो रिलीज होगा, ये क्या करेंगे, इनिबिट कर देंगे प्रोसेस को, जहां से कौन रिलीज हो रहा है, एल्डोस्टेरोन। अलग अलग स्टेप पे जाके ब्लॉक कर देंगे। कीटोकोनाजोल कौन सी स्टेप को, कीटोकोनाजोल करता है एल्डोस्टेरोन सिंथेस को, एल्डोस्टेरोन सिंथेस को जाके इनिबिट कर देगा ये कौन, कीटोकोनाजोल। और हिपेरिन भी यही करता है, एल्डोस्टेरोन सिंथेसिस को इनिबिट कर देते हैं दोनों, कीटोकोनाजोल और हिपेरिन। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। तो हाइपोरेनिमिक हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म का मतलब क्या है कि रेनिन ही रिलीज नहीं हो रहा। रेनिन रिलीज नहीं होगा तो ये रास सिस्टम ही एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि रास सिस्टम को एक्टिवेट कौन करता है, रेनिन। एक हो गया नॉन हाइपोरेनिमिक, मतलब रेनिन तो रिलीज हो रहा है लेकिन फिर भी एल्डोस्टेरोन रिलीज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, या तो मान लो एडिशन डिजीज है, यानी कि रीनल एड्रिनल ग्लैंड की इंसफिशियंसी है, एड्रिनल ग्लैंड काम नहीं कर रहा। और एक हो गया ऐसी इनिबिटर्स जो क्या कर रहा है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम को इनिबिट कर देगा। तो एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होगा तो आगे एल्डोस्टेरोन रिलीज नहीं होगा। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर बता ही दिया, वो एंजियोटेंसिन के रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर देगा तो एल्डोस्टेरोन रिलीज नहीं होगा। कीटोकोनाजोल एल्डोस्टेरोन सिंथेसिस को इनिबिट कर देगा और हिपेरिन भी यही करेगा। अभी डायबिटीज मेलाइटस का मैकेनिज्म भी देख लो आप। डायबिटिक मेलाइटस के अंदर क्या होता है, ये जो प्रोरेनिन है उसको रेनिन में कन्वर्ट नहीं होने देता, कौन, डायबिटीज मेलाइटस वाली कंडीशन, यानी कि प्रोरेनिन रेनिन के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। और क्या होता है, डायबिटीज मेलाइटस पे एएनपी रिलीज होता है, एट्रियल नाट्रियोटिक पेप्टाइड, एट्रियल नाट्रियोटिक पेप्टाइड रिलीज होता है। क्यों हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम ओवरलोड हो रहा है, उसकी वजह से एएनपी रिलीज हो रहा है, एट्रियल नाट्रियोटिक पेप्टाइड। ये क्या करेगा, रेनिन के रिलीज को सप्रेस कर देगा। तो दो चीजें हो रही है किसमें, डायबिटीज में, एक तो प्रोरेनिन रेनिन में कन्वर्ट नहीं हो रहा, एक एएनपी जो रिलीज हो रहा है ड्यू टू वॉल्यूम ओवरलोड की वजह से, वो रेनिन को सप्रेस कर देगा। तो डायबिटीज मेलाइटस में इसलिए रिलीज कम होता है रेनिन। समझ में आ रहा है। अब आगे पढ़ते हैं अपन। अब एक चीज है सूडो हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म। सूडो हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म का मतलब क्या है कि मतलब एल्डोस्टेरोन भी रिलीज हो रहा है, रेनिन भी रिलीज हो रहा है, मतलब रेनिन भी नॉर्मल है और एल्डोस्टेरोन का लेवल भी नॉर्मल है, लेकिन फिर भी काम नहीं कर रहा एल्डोस्टेरोन। काम क्यों नहीं कर रहा एल्डोस्टेरोन, जो एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर है, एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर कहाँ बताए थे मैंने, कलेक्टिंग डक्ट और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। और उन रिसेप्टर का नाम क्या होता है, वो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पी सेल के ऊपर। पी सेल कौन से, प्रिंसिपल सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब मान लो एल्डोस्टेरोन रिलीज हो रहा है और रेनिन भी रिलीज हो रहा है, रेनिन जाके रास सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा है, वहां से एल्डोस्टेरोन निकल रहा है। अब एल्डोस्टेरोन जाके बाइंड करेगा पी सेल पे, जो कहां प्रेजेंट है, कलेक्टिंग डक्ट पे और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे। अब वहां पे जो रिसेप्टर है उसके अंदर ही डिफेक्ट है, यानी कि सब कुछ नॉर्मल है लेकिन जो रिसेप्टर है पी सेल के ऊपर वो ही एबनॉर्मल है। यानी कि डिफेक्ट कहां पे है, पी सेल के ऊपर, जहां पर एल्डोस्टेरोन बाइंड कर रहा है वहां पर प्रॉब्लम है। यानी कि सब कुछ नॉर्मल है, रिलीज भी नॉर्मल हो रहा है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन डिफेक्ट कहां पर है, पीसीएल के ऊपर। समझ में आ रही है, जहां पर एल्डोस्टेरोन बाइंड कर रहा है। तो इन विच देयर इज अनरेस्पॉन्सिवनेस और रेजिस्टेंस टू एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन इन रीनल ट्यूब्यूल, मतलब रिसेप्टर ही काम नहीं कर रहा, रेजिस्टेंस आ गया उस रिसेप्टर का। मतलब हार्मोन तो रिलीज हो रहा है लेकिन वो रिसेप्टर रेजिस्टेंस हो गया उस हार्मोन के लिए, यानी कि काम करना बंद कर दिया उस वो रिसेप्टर। अब उसके कोज क्या हो सकते हैं, तो हो सकता है एक्वायर्ड कोज, यानी कि फाइब्रोसिस हो जाए एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर का। तो वो फाइब्रोसिस कब हो सकता है, यानी कि क्रोनिक ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल डिजीज के अंदर, वहां पर फाइब्रोसिस हो जाएगा किसका, रिसेप्टर्स का। और वो क्यों हो सकता है, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। क्रोनिक ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल डिजीज के अंदर क्या हो जाता है, फाइब्रोसिस हो जाता है पी सेल का, पी सेल के रिसेप्टर का फाइब्रोसिस हो जाता है सीटीआईडी में, क्रोनिक ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल डिजीज के अंदर। और ये क्यों होती है सीटीआईडी, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, सिकल सेल एनीमिया, एसएलई और वीयूआर। और ड्रग से भी हो सकते हैं, एक्वायर्ड कोज है सारे, लिथियम कैल्शियम इनहिबिटर्स,
एम्ब्लियोइड और ये स्पाइरोनोलेक्टोन, इन ड्रग्स से हो सकते हैं ये सब कुछ। तो ड्रग्स याद रखनी है अपन को, लिथियम मोस्ट इंपोर्टेंट, लिथियम, कैल्शियम इनहिबिटर्स, स्पाइरोनोलेक्टोन, एमिलोराइड। समझ में आ रही है, ये सब ड्रग्स इंपॉर्टेंट है। अब हो सकते हैं इनहेरिटेड कोज। इनहेरिटेड कोज के अंदर क्या आएगा, गॉर्डन सिंड्रोम। क्या होगा, गॉर्डन सिंड्रोम होगा। इसको क्या बोलेंगे, सूडो हाइपोएल्डोस्टेरोन टाइप 2। एक होगा सूडो हाइपोएल्डोस्टेरोन टाइप 1। समझ में आ गया, इनहेरिटेड कॉज में होते हैं तो गॉर्डन सिंड्रोम, जिसको बोलेंगे सूडो हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म टाइप 2। इसके अंदर क्या चीजें दिखेगी अपन को, हाइपर कैलीमिया। हाइपर कैलीमिया तो दिखेगा ही, एसिडोसिस और नॉर्मल टू लो बीपी, यानी कि एसिडोसिस और हाइपर कैलीमिया दोनों दिखेंगे। इस चीज एसिडोसिस है तो इसको क्या बोलेंगे, इस पूरे सिंड्रोम को बोलेंगे RTA4, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 4। एक है टाइप 1, इसके अंदर भी क्या दिखेगा, हाइपर कैलीमिया, एसिडोसिस, लेकिन बीपी कैसे दिखेगी, हाई बीपी। ये भी RTA4 है, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 4। तो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस के अंदर क्या होता है, तो पीएच लो होती है। पीएच कितनी होगी, लेस देन 5.5। और साथ में क्या होगा, हाइपर कैलीमिया, समझ में आ गई, और नॉर्मल या हाई बीपी हो सकती है। ये RTA4 किसकी वजह से हो रहा है, हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म की वजह से। समझ में आ गया। अब अपन डिफरेंशिएट कैसे करें कि हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म है या सूडो हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म है, तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं TTKG टेस्ट से। उसका फॉर्मूला क्या होता है, यूरिन पोटेशियम डिवाइडेड बाय यूरिन ऑस्मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी डिवाइडेड बाय प्लाज्मा पोटेशियम। ये क्या है, इट इज एन इनडायरेक्ट इंडिकेटर ऑफ एल्डोस्टेरोन एक्टिविटी। नॉर्मल कितना होता है, 6 से 12 होता है। अब मान लो TTKG टेस्ट आ गया 6 से कम, ये फॉर्मूला अप्लाई किया अपन ने, यूरिन पोटेशियम का लेवल लिखा, यूरिन ऑस्मोलरिटी लिख दी अपन ने, उसको मल्टीप्लाई कर दिया प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी डिवाइडेड बाय प्लाज्मा पोटेशियम को, और वो वैल्यू आई 6 से कम। तो आइदर एल्डोस्टेरोन एब्सेंट है, दो ही कंडीशन हो सकती है, यूरिन पोटेशियम ज्यादा हो रहा है, TTKG 6 से कम आ रहा है, उसकी दो ही कंडीशन हो सकती है, आइदर एल्डोस्टेरोन एब्सेंट है या ट्यूब्यूल इज नॉट फंक्शनिंग। ये दो कंडीशन में हो सकता है। ट्यूब्यूल नॉन फंक्शनिंग का मतलब क्या है कि एल्डोस्टेरोन तो रिलीज हो रहा है, लेकिन जो पी सेल है जहां पर एल्डोस्टेरोन बाइंड कर रहा है उसमें डिफेक्ट है, यानी कि ट्यूब्यूल काम नहीं कर रही। तो अपन फिर क्या देंगे, पेशेंट को फ्लूडोकॉर्टिसोन का इंजेक्शन देंगे 0.05 mg। उसके बाद अगर TTKG 10 से ज्यादा आ रहा है, यानी कि हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म है, यानी कि एल्डोस्टेरोन के अंदर ही दिक्कत थी, TTKG क्या कर रहा है, उस लेवल को नॉर्मलाइज कर रहा है, एल्डोस्टेरोन का लेवल को, और फिर TTKG 10 से ज्यादा आ गया। लेकिन मान लो TTKG 6 से कम आ रहा है, यानी कि एल्डोस्टेरोन तो था बॉडी के अंदर पहले से, लेकिन वो काम नहीं कर रहा, क्योंकि फ्लूडोकॉर्टिसोन किसकी तरह काम करेगा, एल्डोस्टेरोन की जैसे काम करेगा। अगर एल्डोस्टेरोन कम होता तो वो उसकी पूर्ति हो जाती और एल्डोस्टेरोन का लेवल नॉर्मल हो जाता और TTKG आ जाता 10 से ज्यादा, जो नॉर्मल लेवल होता है 6 से 12, यानी कि एल्डोस्टेरोन ही कम था। अपन ने फ्लूडोकॉर्टिसोन दिया तो उसका नॉर्मल लेवल आ गया और TTKG फिर नॉर्मल आ गया। लेकिन एल्डोस्टेरोन दिए बाद भी अगर काम नहीं कर रहा और TTKG 6 से कम आ रहा है, यानी कि वो एल्डोस्टेरोन तो बॉडी के अंदर पहले से था लेकिन वो काम नहीं कर रहा था, क्योंकि अपन ने एल्डोस्टेरोन दिया, फ्लूडोकॉर्टिसोन एल्डोस्टेरोन के जैसे काम कर रहा है, उसके बाद भी लेवल नॉर्मल नहीं हुआ, तो इसका मतलब सूडो हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म है। समझ में आ गया। तो ये सब कोर्स पढ़ लिए अपन ने, दो कोर्स पढ़ लिए, सूडो हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म, ट्रू हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म। उसके अंदर भी दो कोर्स पढ़े अपन ने हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म में, हाइपररेनिमिक और हाइपोरेनिमिक, यानी कि एक में तो रेनिन ही कम है, एक के अंदर रेनिन नॉर्मल है या ज्यादा है, तो भी एल्डोस्टेरोन रिलीज नहीं हो रहा। फिर अपन ने पढ़ लिया सूडो हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म। अब अपन पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ शिफ्ट हाइपरकैलेमिया। शिफ्ट हाइपरकैलेमिया का मतलब क्या है, अपन ने पढ़ा था कि पोटेशियम सेल के अंदर ज्यादा होता है और बाहर सोडियम ज्यादा होता है ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। अब मान लो सेल से बाहर निकल जाए पोटेशियम और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाए, यानी कि शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट कहां से हो रहा है, इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर में आ रहा है।
तो शिफ्ट की वजह से हो रहा है। अब उसके अलग अलग कोज हो सकते हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है, H प्लस आयन इंक्रीज हो जाते हैं। अब H प्लस आयन इंक्रीज होंगे तो वो फिर कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे K प्लस पंप होता है, सोडियम सोडियम पोटेशियम हाइड्रोजन पंप होता है, उसकी मदद से अंदर चल जाएगा H प्लस आयन सेल के अंदर, क्योंकि बाहर ज्यादा हो गया। अब बॉडी सेल क्या करेगा, जब अंदर प्रोटॉन ज्यादा हो गए यानी कि हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो गए तो दूसरे प्रोटॉन को बाहर निकाल देगा, यानी कि पोटेशियम को कंपनसेट करेगा। कंपनसेट कैसे करेगा, हाइड्रोजन आयन अंदर ले लेगा और पोटेशियम आयन बाहर निकाल देगा। यानी कि हाइड्रोजन आयन तो सेल ने अंदर ले लिए, लेकिन कंपनसेशन के लिए क्या करेगा, पोटेशियम आयन को बाहर निकाल देगा। समझ में आ रही है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया। एक हो गया हाइपर ऑस्मोलरिटी। अब इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर ऑस्मोलरिटी ज्यादा हो गई, किसकी वजह से, मान लो ग्लूकोज ज्यादा हो गया। कौन सी कंडीशन में होता है, HHS में, जो डायबिटीज में होती है। अब ज्यादा ग्लूकोज हो गया तो यहाँ से वाटर निकलेगा सेल में से, क्योंकि ज्यादा ऑस्मोलरिटी हो जाएगी तो वाटर उसकी वहां से निकलकर जहां पर ज्यादा ऑस्मोलरिटी है वहां चल जाएगा सेल से। फिर सेल के अंदर पोटेशियम ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वाटर बाहर गया तो डाइल्यूट की जगह कंसंट्रेशन ज्यादा, डाइल्यूट था पहले अब कंसंट्रेटेड हो गया, तो पोटेशियम ज्यादा हो गया सेल में। अब पोटेशियम हाइपरकैलेमिया हो गया किसमें, सेल के अंदर। फिर पोटेशियम बाहर निकलने लग जाएगा वाटर के साथ में, क्यों, क्योंकि वाटर बाहर निकल रहा है तो सेल के अंदर पोटेशियम ज्यादा हो गया। अब सेल के अंदर पोटेशियम ज्यादा हो गया तो पोटेशियम भी फिर बाहर निकलने लग जाएगा सेल में से। तो हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर ऑस्मोलरिटी में यह क्या हो सकता है, मान लो सेल है, ट्यूमर है, ट्यूमर के अंदर क्या है, ट्यूमर ट्यूमर के अंदर क्या है, बहुत सारे सेल हैं और सेल के अंदर होता है पोटेशियम। अब मान लो ये सेल क्या कर दे, लाइसिस होने लग जाए इन सेल की, उसको उस सिंड्रोम को क्या बोलते हैं, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। अब जब ये ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम होगा तो सेल क्या हो जाएंगे, ब्रस्ट होने लग जाएंगे, यानी कि फूटने लग जाएंगे सारे सेल। तो ये पोटेशियम बाहर आने लग जाएगा, सेल के अंदर से बाहर आ रहा है, क्योंकि सेल की क्या हो रही है, लाइसिस हो रही है। और अपन को पता है सेल के अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है, तो जितने सेल के अंदर लाइसिस होगी उनका पोटेशियम बाहर आ जाएगा और हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। एक रेब्डोमायोलाइसिस, इसके अंदर क्या होता है, मसल सेल होते हैं, जो मसल सेल होते हैं उनकी लाइसिस होने लग जाती है। और मसल सेल के अंदर क्या होगा, पोटेशियम, क्योंकि सेल के अंदर पोटेशियम ज्यादा हो रहा है और उनकी लाइसिस हो रही है, यानी कि लाइसिस हो रही है तो पोटेशियम बाहर आ जाएगा, फिर हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। और एक्सरसाइज की वजह से हो सकता है, एक्सरसाइज के अंदर मान लो मसल इंजरी हो जाए, तो जहां पर इंजरी हो रही है, सीवियर एक्सरसाइज के अंदर जहां पर इंजरी हो रही है उसकी वजह से भी पोटेशियम बाहर आ जाएगा सेल में से। बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर से भी पोटेशियम इंक्रीज हो जाएगा। बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप को इनेबल कर देंगे, यानी कि काम करना बंद कर जाएंगे सोडियम पोटेशियम पंप, तो फिर यह पोटेशियम बाहर आने लग जाएगा सेल में से। समझ में आ रहा है। एक होता है सूडो हाइपरकैलेमिया। सूडो हाइपरकैलेमिया में क्या होता है, इसके अलग अलग कोज होते हैं। तो ट्रॉमा इन ब्लड कलेक्शन, जैसे मान लो आपने सैंपल ले रहे हो किसी पेशेंट का और आपने क्या किया, उस टूर्निके बांधा, टूर्निके बांधा, ब्लड ले रहे हो यहाँ पर टूर्निके बांधा, टूर्निके, और आपने वो क्या कर दिया, टाइट बांध दिया टूर्निके, काफी ज्यादा टाइट बांध दिया, उससे हो गया ट्रोमा। किसका, सेल्स का, क्योंकि आपने सैंपल लिया, सैंपल लेने के लिए आपने टूर्निके बांधा और वो टूर्निके बांधा वो काफी ज्यादा टाइट बांध दिया, उसकी वजह से वहां पे ट्रोमा हो गया। अब जब ट्रोमा होगा वहां पे सेल का, तो पोटेशियम बाहर आ जाएगा वहां से ब्लड में, क्योंकि वहां पे ट्रोमा हो गया सेल्स का, क्योंकि आपने काफी टाइट बांधा, उससे वहां पे इंजरी हो गई टूर्निके की वजह से। तो फिर वो क्या हो जाएगा, वहां पे पोटेशियम हाई हो जाएगा ब्लड में, जहां पर आप सैंपल ले रहे हो वहां पे पोटेशियम हाई हो जाएगा ड्यू टू ट्रोमा इन ब्लड कलेक्शन। समझ में आ गई। तो जो ब्लड दिखेगा आपको उसके अंदर पोटेशियम ज्यादा हो जाएगा। पर्सन नॉर्मल था, उसके हाइपरकैलेमिया था नहीं, लेकिन आपने क्या किया, इंजरी कर दी ब्लड कलेक्शन के टाइम, तो पोटेशियम ज्यादा आ जाएगा, सूडो हाइपरकैलेमिया। पोटेशियम ज्यादा था नहीं, आपने ज्यादा कर दिया, क्यों, क्योंकि आपने वहां पर इंजरी कर दी सेल की,
ड्यू टू ट्रोमा इन ब्लड कलेक्शन। एक हो सकता है फ्रेजाइल सेल इन CLL। सेल क्या हो जाते हैं, फ्रेजाइल हो जाते हैं क्रोनिक लिम्फोमा के अंदर। वो जब आप कोई भी प्रोसीजर करोगे तो उसके अंदर वो बहुत जल्दी रप्चर हो जाएंगे और पोटेशियम बाहर निकल जाएगा। उस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, सूडो हाइपरकैलेमिया और एक थ्रोम्बोसाइटोसिस के अंदर। समझ में आ गई। तो ये हो गए कॉजेज ऑफ हाइपरकैलेमिया। अब अपन पढ़ेंगे क्लिनिकल फीचर्स और ECG चेंजेस इन हाइपरकैलेमिया और फिर पढ़ेंगे ट्रीटमेंट। समझ में आ गया। अब अपन पढ़ेंगे क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हाइपरकैलेमिया। अभी तक अपने कॉजेज पढ़े थे, कॉजेज का एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया अपन ने, सब कुछ समझ में आ गया। अब पढ़ेंगे क्लिनिकल फीचर। अब इसकी एक ट्रिक है, मर्डर से याद कर सकते हो क्लिनिकल फीचर मर्डर। अब एम से हो गया मसल वीकनेस, मतलब पेशेंट किस सिम्टम के साथ आएगा कि उसके हाथ पैरों में क्या हो रहा है, वीकनेस आ रही है, मतलब कमजोरी। कमजोरी के साथ आएगा मसल वीकनेस, मतलब वो काम करने में उसको कमजोरी आएगी। और क्या हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, पेरेस्थीसिया हो सकता है। एम से हो गया मसल वीकनेस। यू से हो गया यूरिन आउटपुट लिटिल और नन। जैसे मैंने क्या बताया था, हाइपरकैलेमिया का मोस्ट कॉमन कॉज है रीनल फेलियर। अब रीनल फेलियर की कंडीशन में क्या होता है, यूरिन आउटपुट बिल्कुल कम होता है। यूरिन आउटपुट कम होगा या नन होगा, या तो होगा ही नहीं बिल्कुल यूरिन आउटपुट या नन होगा, तो रीनल फेलियर हो सकता है। रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है क्लिनिकल फीचर ड्यू टू मसल वीकनेस। मसल वीकनेस हो जाएगी तो रेस्पिरेशन करने के अंदर दिक्कत होगी, तो रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा। डिक्रीज कार्डियक कॉन्ट्रेक्टिलिटी, कार्डियक कॉन्ट्रेक्टिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से पल्स कैसी आएगी, वीक आएगी। EKG चेंजेस, यानी कि ECG के अंदर चेंजेस आएंगे। ECG में क्या क्या चेंजेस आएंगे, एक तो पीक टी वेव, पीक टू टी वेव आएगी, एक तो एक वाइड QRS कॉम्प्लेक्स, वाइड PR इंटरवल और लॉस ऑफ P वेव। आखिरी में क्या होगी, P वेव का लॉस हो जाएगा। जैसे जैसे सीवियरिटी बढ़ेगी, पहले तो आएगा पीक टी वेव, पीक टी वेव के बाद आएगा वाइड QRS कॉम्प्लेक्स, फिर वाइड PR इंटरवल, फिर लॉस ऑफ P वेव। R से आएगा रोस हाइपर रिफ्लेक्सिया, यानी कि रिफ्लेक्स के अंदर चेंजेस आ जाएंगे, हाइपर रिफ्लेक्सिया हो जाएगा। ये हो गए क्लिनिकल फीचर्स। अब अपन पढ़ेंगे ECG चेंजेस इन हाइपरकैलेमिया। ECG चेंजेस इन हाइपरकैलेमिया, सबसे पहला फीचर आएगा पीक्ड टी वेव। पीक टी वेव यानी कि ऊंची ऊंची टी वेव दिखेगी अपन को, पीक्ड टी वेव। फिर जैसे जैसे सीवियरिटी बढ़ेगी, इंक्रीजिंग सीवियरिटी ऑफ हाइपरकैलेमिया, फिर दिखेगा अपन को वाइड PR इंटरवल। PR इंटरवल कैसा होगा, ज्यादा होगा। इसका PR इंटरवल अभी तक नॉर्मल है, अब इसके अंदर PR इंटरवल क्या हो गया, ज्यादा हो गया इसके कंपैरिजन में। और पीक टी वेव इसमें भी दिखेगी और इसमें भी दिखेगी। और वाइड QRS कॉम्प्लेक्स, PR इंटरवल इंक्रीज हो गया, QRS कॉम्प्लेक्स भी वाइड हो गया। और क्या दिख रहा है अपन को, फ्लैटेंड टी वेव, फ्लैटेंड P वेव। P वेव कैसी हो जाएगी, फ्लैटेंड हो जाएगी, यानी कि हाइट कम होती जाएगी P वेव की, फ्लैटनिंग ऑफ P वेव। तो तीन चीजें दिख रही है। सबसे पहले दिखेगी पीक्ड टी वेव, यानी कि ऊंची टी वेव दिखेगी। फिर बाद में दिखेगा वाइड PR इंटरवल, PR इंटरवल कैसा हो गया, वाइड हो गया। और क्या दिखेगा, वाइड QRS कॉम्प्लेक्स। और जो P वेव है, P वेव कैसी होती जाएगी, फ्लैट होती जाएगी। और फिर और सीवियरिटी हो जाएगी ना, तब क्या दिखेगी, एब्सेंट P वेव। यहाँ पे फ्लैट हो रही थी, यहाँ पे एब्सेंट हो जाएगी P वेव। और कौन सी वेव दिखेगी, साइनोसोइडल वेव। समझ में आ गया। अब अपन पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया। मैनेजमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया में सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कैल्शियम ग्लूकानोट देंगे। कैल्शियम ग्लूकानोट ये क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा किसको, मायोकार्डियम को। देखो हाइपरकैलेमिया के अंदर अपन को सबसे ज्यादा ध्यान क्या रखना है, मायोकार्डियम को स्टेबलाइज करना है, क्योंकि अरिथमिया नहीं होना चाहिए पेशेंट को। अगर अरिथमिया प्रेसिपिटेट हो गया तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो अपन को पहले मायोकार्डियम को स्टेबलाइज करना है, फिर बाद में अपन नॉर्मलाइज कर देंगे पोटेशियम के लेवल को, मतलब हाइपरकैलेमिया को बाद में नॉर्मलाइज करेंगे। पहले अपन को सबसे पहले क्या करना है, कार्डियक मसल को स्टेबलाइज करना है। तो स्टेबलाइज दी कार्डियक मसल यानी कि मायोकार्डियम, वो कैसे करेंगे, अपन 10 ml ऑफ 10% कैल्शियम ग्लूकानोट देंगे, जिसका इफेक्ट आएगा 3 मिनट के अंदर, और वो लास्ट करेगा 30 से 60 मिनट तक। 3 मिनट में क्या आ जाएगा, उसका इफेक्ट आ जाएगा, और कब तक रहेगा, 30 से 60 मिनट तक। समझ में आ गई। फिर उसके बाद में अपन को स्टेबलाइज कर दिया अपन ने मायोकार्डियम, उसके बाद अपन देंगे इंसुलिन का इन्फ्यूजन। इंसुलिन क्या करता है, पोटेशियम को
डिक्रीज करता है। तो अपन देंगे 10 यूनिट रेगुलर इंसुलिन इन 500 ml डेक्सट्रोज। 500 ml 10% डेक्सट्रोज में क्या देंगे अपन, 10 यूनिट रेगुलर इंसुलिन देंगे। 10 यूनिट रेगुलर इंसुलिन किसमें देंगे अपन, 500 ml 10% डेक्सट्रोज के अंदर इन्फ्यूजन चालू कर देंगे। और कितनी देर के अंदर, 1 आवर के अंदर, 1 आवर। और क्या कर सकते हैं अपन पहले, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, 10 यूनिट आईवी इंसुलिन देंगे अपन, 10 यूनिट आईवी इंसुलिन followed by 50 ml of 50% डेक्सट्रोज। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा ही रहता है। 10 यूनिट आईवी इंसुलिन देंगे, उसके बाद अपन क्या करेंगे, 50 ml of 50% डेक्सट्रोज देंगे। या क्या कर सकते हैं, 10 यूनिट रेगुलर इंसुलिन दे सकते हैं, किसमें, 500 ml 10% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन में। तो दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। और टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया 50 ml पर आवर ऑफ 10% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन देंगे। और क्या देख सकते हैं, एल्ब्यूट्रोल। एल्ब्यूट्रोल क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा सोडियम पोटेशियम पंप को। उसकी वजह से क्या होगा, पोटेशियम सेल के अंदर जाने लग जाएगा और सोडियम बाहर निकलने लग जाएगा। ये काम होता है सोडियम पोटेशियम पंप का, और इसको स्टिमुलेट कर रहा है एल्ब्यूट्रोल। कैसे देना है, इनहेलेशन के थ्रू देना है। इनहेलेशन ऑफ 10 to 20 mg विथ 4 ml ऑफ नॉर्मल सेलाइन इन 10 मिनट। अगर फिर भी सही नहीं हो रहा, यानी रिफ्रैक्टरी केस है, उसके अंदर अपन डायलिसिस करेंगे, बेस्ट रिजल्ट आएगा। समझ में आ गया।